तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। पिछले लगातार 4-5 दिनों से एक ही खबर हावी है और वह है विकास दुबे, यूपी का गैंगस्टर, यूपी का बाहुबली, यूपी का गुंडा। राजनीति और पुलिस के गठजोड़ से पैदा हुआ एक शख्स जो धीरे धीरे जुर्म के रास्ते पे काफ़ी विकास किया। 120 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब 50 से ज़्यादा टीमें बना दी गई हैं। एसटीएफ को कहा गया पकड़ने के लिए, लोकल पुलिस की मदद ली जा रही है, मुखबिरों का पूरा जाल बिछा हुआ है। अब तक लगभग 300 से 350 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। 100 से ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं उन सब के घरों को खंगाला जा चुका है। जो दोस्त हैं उन दोस्तों के दोस्तों को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन विकास दुबे का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये यूपी पुलिस के लिए परेशानी होगी, इसलिए कि 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक कि क्या विकास दुबे आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, या दूसरा कि आप उसे पकड़ना नहीं चाहते। और इसकी वजह है, जिस दिन विकास दुबे अगर जिंदा गिरफ्तार हो गया तो आप मान के चलिए, हालांकि वो इंटरनल रिपोर्ट बाहर आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों के नाम आएंगे जो उसके पेरोल पे थे, जो उसके लिए काम करते थे, जो उसके लिए मुखबिरी करते थे। और अब तक ये होता आया कि छोटे मोटे नीचे के जो पुलिस वाले हैं जूनियर लेवल पे, उन पे गाज गिरा के सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए कि इस बार नाम बड़े बड़े अफसरों के आ रहे हैं। एसएसपी रैंक तक के अफसर शक के घेरे में, उन पे उंगलियां उठ रही हैं कि आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये सारी कहानी आप तक पहुंचाऊं उससे पहले एक और बड़ी चीज़, वो ये, विकास दुबे की पत्नी है ऋचा दुबे, और ऋचा दुबे रहती हैं कृष्णानंद इलाका है एक लखनऊ में, वहाँ पति से दूर। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे जो हैं वो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं विकास दुबे के। तो विकास दुबे की पत्नी ज़्यादातर लखनऊ में कृष्णानंद कॉलोनी में रहती है, ना कि बिकरू गांव में। पूरा जो किलानुमा घर है विकास दुबे का, उस पूरे घर को सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी होती है। और उस सीसीटीवी कैमरे का जो कमांड है वो ऋचा दुबे के पास है, उनकी पत्नी, मोबाइल पे। वो मोबाइल से लखनऊ से बैठकर अपने घर की निगरानी करती हैं। अब इसमें जो 2 बड़ी खबर आई है वो ये कि 2 जुलाई की रात जब ये पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ तो सीसीटीवी कैमरे ऑन थे, और उस सीसीटीवी कैमरे से बिकरू गांव के उस घर की पूरी निगरानी ऋचा दुबे लखनऊ में बैठकर कर रही थी। और वो देख रही थी तस्वीरें पुलिस के आने की भी, फायरिंग की भी। और कहते हैं कि जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये भी है कि शायद वो वहाँ से बैठ के डायरेक्शन भी दे रही थी कि इस तरफ से पुलिस है, इस तरफ से घेरो। तो टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए कि एक क्रिमिनल और क्रिमिनल की फैमिली उसका किस तरीके से यूज़ करती है। उस पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी लखनऊ में बैठकर, वहाँ से फिर डायरेक्शन, और आखिर में इसीलिए जब वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो जब विकास दुबे भागने लगा तो जो उसका रिकॉर्डर है वो अपने साथ ले गया था। तो पुलिस अब ऋचा दुबे को भी ढूंढ रही है। कहते हैं कि इस बिकरू गांव से ऑपरेशन के बाद जब विकास दुबे भागा तो उसने जो कुछ कॉल किए उसमें से एक कॉल उसने अपनी बीवी ऋचा दुबे को भी किया था उसी अगले आधे घंटे के अंदर। और उसमें यही कहा था तो कि जब तक उसको एहसास हो चुका था कि 6 पुलिस वाले, शायद 8 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, और उसे मालूम था कि इस बार मामला बड़ा हो गया। तो अपनी बीवी से भी कहा था उसने कि तुम घर छोड़कर वहाँ से भाग जाओ और कहीं छुप जाओ। उसकी वजह यह थी कि पुलिस परिवार पे दबिश डालकर उस तक पहुँचने की कोशिश करेगी। और उसी दिन से कृष्णानंद के उस घर में ताला लटका हुआ है और पूरा परिवार जो है वो गायब है। माँ और बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, क्योंकि भाई अलग रहता है, और उस छोटे भाई के साथ माँ रहती है। पिता गाँव में ही थे, तो भाई के साथ ज़्यादा रिश्ता रहा नहीं है। तो अब पुलिस विकास दुबे को भी ढूंढ रही है और उसकी पत्नी को भी ढूंढ रही है, क्योंकि इस पूरे केस में एक बहुत अहम गवाह है उसकी पत्नी भी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं है। इस दौरान में चप्पे चप्पे पे जो उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो चौकसी और निगरानी की जा रही है, जो ढूंढा जा रहा है, वो कानपुर के आसपास के इलाके को। क्योंकि पुलिस के जितने भी अब तक जो सोर्सेज हैं, जो उनको खबर मिल रही है, वो यही है कि वारदात के बाद ये बहुत दूर नहीं भागा है और वहीं कहीं आसपास में छुपा है। अब कहने को कानपुर के आसपास, लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है, इसमें सैकड़ों हज़ारों गांव आते हैं,
तो वहाँ पे किस सूरत में है ये भी है कि अब उसने अब तक अपना हुलिया भी बदल लिया होगा। पुलिस जगह जगह उसके पोस्टर लोगों को दे रही है, चिपका रही है, ढूंढने में मदद कर रही है। 5 गुना इनाम बढ़ चुका है, 50,000 से 2.5 लाख तक पहुंच चुका है, लेकिन फ़िलहाल उसकी कोई खबर नहीं है। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस उसे सच में पकड़ना चाहती है या फिर वो पुलिस की मिलीभगत की वजह से हाथ नहीं आ रहा है, कुछ सरेंडर की बात है, कहीं किस तीसरी पार्टी के ज़रिए गिरफ्तारी की बात है। तो ये आने वाले वक्त में आएगा, लेकिन इसको लेकर यूपी पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं और उस सवाल की जो वजह है अब उस पर आते हैं, क्यों उठ रहे हैं। विकास दुबे अब ये साबित हो गया है कि बिना राजनीति नेताओं की सरपरस्ती और बिना पुलिस की दोस्ती के यहाँ तक आगे नहीं बढ़ता। और कानून कैसे अंधा होता है इसकी जो आपको मैं फैक्ट्स के साथ सिर्फ बताऊंगा, जो रिकॉर्ड्स में है, तो उससे फैसला आप खुद करेंगे। 2000 के आसपास इसकी जुर्म की दुनिया शुरू होती है और 2000 के आसपास ही इसकी राजनीति की भी दुनिया शुरू होती है। लेकिन मैं 2000 से 2008 तक की कहानी को छोड़ देता हूँ। इस दौरान में हालांकि उसने संतोष शुक्ला जो मंत्री हैं उनका भी थाने के अंदर घुस के कत्ल किया, लेकिन कोई गवाह नहीं आया, इसलिए 2005 में बरी हो गया। बट 2000 से 2008 तक छोड़ते हैं। मैं 2008 से 2020 यानी कि 12 साल का की कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। बात 2008 की है। 2008 में मायावती चीफ मिनिस्टर थी और यूपी के डीजीपी थे विक्रम सिंह, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मायावती जब आई तो शुरू से उनका है कि लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने जब इलेक्शन जीता था उनके मैनिफेस्टो में भी था कि यूपी की कानून व्यवस्था को वो सुधारेंगी। और इसी अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि पूरे यूपी के राज्य भर के क्रिमिनल की एक लिस्ट बनाई जाए जो बदमाश हैं छटे हुए, और उनकी लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद लिस्ट बनानी शुरू हुई। डीजीपी विक्रम सिंह ने सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सबको आदेश दिया कि सब अपनी अपनी लिस्ट भेजें अपने अपने इलाके के क्रिमिनल की। सबकी लिस्ट आई, कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि 2008 में तब तक रिकॉर्ड पे रिपोर्टेड 43 केसेस थे, 43 मुकदमे थे विकास दुबे के सर पर, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, मारपीट, किडनैपिंग, सारे सीरियस ऑफेंस 43। लेकिन सीएम के आदेश के बावजूद यूपी की पुलिस एक लिस्ट बनाती है, पूरे यूपी की लिस्ट बनाती है, उसमें हजारों क्रिमिनल के नाम होते हैं, छोटे बड़े। विकास दुबे का उस लिस्ट में कहीं नाम नहीं था, जबकि 43 केसेस थे। क्यों? एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किया, कल वारदात में भी चलाया, शायद क्राइम तक पे भी हो। उसमें एक जगह पर विकास दुबे खुद कह रहा है कि जो बीएसपी की सुप्रीमो है मायावती जी, वो मुझे नाम से जानती हैं और 100 लोगों के बीच में भी मुझे पहचानती हैं। एक घोषित क्रिमिनल जिसके सर पे एक मंत्री तक के कत्ल का मुकदमा चला, थाने के अंदर घुस के, और कई उसने कत्ल और अटेम्प्ट टू मर्डर किए, एक प्रिंसिपल को मारा, उसका कत्ल किया, जिसके लिए बाद में उसको सज़ा हुई। वो क्रिमिनल कैमरे पर ये कह रहा है कि स्टेट की चीफ मिनिस्टर उसे नाम से जानती हैं और 100 लोगों के बीच में भी उसे अगर दिखाई देने तो वो पुकारती हैं उसका नाम लेकर। जो शख्स इस तरीके की बातें करेगा और जिस शख्स को इस तरह किसी पार्टी और सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी, 43 मुकदमे हों या 400, क्या फ़र्क पड़ता है, लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। और यही हुआ था 2008 में, इसलिए मैंने 2008 से कहानी शुरू की। तो उस लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं, क्योंकि मैडम उसको नाम से पुकारती थी। थोड़े दिन के बाद यूपी में सत्ता बदलती है। यूपी में पिछले 20 सालों का अगर इतिहास देखें तो 3 ही पार्टी ने सत्ता में आई है, या तो बसपा है, या सपा है, या फिर बीजेपी है। तो कुछ दिन के बाद फिर मायावती की हाथी जो है वो थक कर हट गई, वो हाथी थक गया। अब उसके बाद साइकिल की बारी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन विकास दुबे की किस्मत नहीं बदली। उसका किस्मत तब भी चमकता रहा, क्योंकि नई सरकार में भी उसने जोड़ तोड़ कर लिया था।
कैबिनेट मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाना, उनके आगे बागे लखनऊ की सत्ता के गलियारों में उसे अक्सर देखा जाता था। और इस बार साइकिल ने उसकी इतनी मदद की कि अपनी बीवी को साइकिल के उससे चुनाव तक लड़ाया, और उसके साइकिल के आगे शायद पुलिस की जीप भी जो है वो कमज़ोर पड़ गई। तो हिम्मत नहीं हुई विकास दुबे को पकड़ने की, या विकास दुबे को मोस्ट वांटेड या वांटेड या घोषित अपराधी की लिस्ट में डालने की, जबकि उसके क्राइम बढ़ते गए और तब तक 70 से ज़्यादा केसेस हो चुके थे। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसने भी कहा था कि यूपी में है दम क्योंकि जुर्म है यहाँ कम, तो जुर्म इसलिए कम हुआ क्योंकि आपने क्रिमिनल को तो अपने लिस्ट में बनाया नहीं। तो जब डेटा ही नहीं देंगे, जैसे कोरोना में जो हो रहा है कि अगर आप टेस्ट ही नहीं कराओगे, टेस्ट आप छुपाओगे, कम कराओगे, तो फिर केसेस कहाँ बढ़ेंगे। तो आज देश में ये कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कहाँ बहुत जगह कम है। जहाँ कम है उनका आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, वहाँ टेस्ट ही नहीं है। तो जहाँ टेस्ट होगा वहाँ केसेस भी होंगे, और इस मामले में मुंबई और दिल्ली ही है जहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस भी हैं। तो सेम वही हाल क्रिमिनल के साथ है कि जब आप क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करोगे नहीं क्राइम के बारे में, तो फिर क्राइम का ग्राफ तो अपने आप गिर जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे ही किया, फलता फूलता रहा विकास दुबे। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार गई, अब यूपी में कमल खिलता है। यूपी में कमल खिला, लेकिन विकास दुबे का चेहरा तब भी नहीं मुरझाया, जबकि उसने ही बीजेपी के एक मंत्री का कत्ल किया था। तो कायदे से उस वक्त उसे डरना चाहिए, लेकिन डर नाम की चीज़ नहीं थी, इसलिए कि कमल के साथ भी उसके वैसे ही रिश्ते थे, चाहे वो एमएलए हों, चाहे अफसर हों, और इस रिश्ते का उसे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कैसे हुआ कि 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान सुनाया था, आप सबको याद होगा, कि या तो अपराध छोड़ दो या यूपी छोड़ दो। हर क्रिमिनल के लिए ओपन चैलेंज था। और इसके बाद एक एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ। बहुत सारे क्रिमिनल को मारा गया, लेकिन ज़्यादातर क्रिमिनल के पैर में गोली मारी गई। तो उस वक्त जब ये क्रिमिनल की लिस्ट बन रही थी और ये एनकाउंटर चल रहा था, तब कानपुर में एक एसएसपी हुआ करते थे, और अनंत देव, इन्होंने एक पोस्टर चिपकाया था, वो अभी सोशल मीडिया पे है, और उसमें यही था कि या तो अपराध छोड़ दो या कानपुर जनपद छोड़ दो। और उनके ठीक नाक के नीचे एक शख्स वहाँ से 50 किलोमीटर दूर उन्हीं के एरिया में बिकरू गांव में बैठा हुआ, जिसका नाम विकास दुबे है, और जिसके सर पर तब तक 150 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, 150। 2017 में जब ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, तो उसके बाद क्रिमिनल के मुठभेड़ और सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन उसी वक्त विकास दुबे को पकड़ा जाता है। अब कहानी देखिए आप, विकास दुबे की पूरी जन्म कुंडली क्राइम की कानपुर और उसके आसपास है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कहाँ होती है? लखनऊ में। लखनऊ में उसकी गिरफ्तारी होती है कृष्णा नगर थाने के इलाके में। और गिरफ्तार कौन करती है? पुलिस नहीं, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। और गिरफ्तारी किस मामले में होती है? एक मामूली लड़ाई झगड़े के मामले में, मामूली मारपीट, और उसके बाद उसे कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। कहते हैं एसटीएफ ने उस वक्त दोस्ती निभाई थी विकास दुबे से, क्योंकि नई सरकार आई, गुंडों के खिलाफ नया अभियान चल रहा था, तो उसमें यह था कि इसको एक छोटे जुर्म में पकड़कर जेल भेज दो ताकि एनकाउंटर और बाकी चीज़ों से बच जाए। तो वो जेल चला गया एक मामूली मारपीट के चक्कर में, जबकि उसके ऊपर हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग के तमाम मामले कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में दर्ज थे। उनमें से किसी में नहीं पकड़ा गया और ना उसे ठोका गया। तो ये एसटीएफ ने उसके ऊपर मेहरबानी की। अब एसटीएफ ने मेहरबानी क्यों की, ये आप आगे सुनिए। 1-2 महीने पहले तक कानपुर में एक एसएसपी हुआ करते थे, यही आनंद देव। ये पहले एसटीएफ में थे, उसके बाद इनकी पोस्टिंग एसएसपी के तौर पे कानपुर में हुई। कानपुर मतलब विकास दुबे का वो इलाका जहां वो जुर्म करता है। 2-3 दिन से आप सुन रहे हैं विनय कुमार तिवारी, चौबेपुर थाने का थानेदार, दरोगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि 2 जुलाई की जो ऑपरेशन हुआ था उसकी मुखबिरी इसी ने की थी। विकास दुबे को भी पुलिस टीम आ रही है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। और अब बहुत मुमकिन है एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी, लेकिन ये आगे है, पहले पीछे कहानी सुनिए कि
जिस शख्स के ऊपर विकास दुबे के साथ मिलीभगत का इल्ज़ाम है, जिस शख्स के ऊपर पुलिस की मुखबिरी करने का इल्ज़ाम है, जिस शख्स पर विकास दुबे के लिए काम करने का इल्ज़ाम है, उस दरोगा को उस चौबेपुर थाने में जो पोस्टिंग दी थी वो इन्हीं एसएसपी साहब ने दी थी। विकास दुबे के इलाके में थानेदार की तैनाती और उसके मनपसंद थानेदार की तैनाती जो उसके लिए काम करे, तो ये एसएसपी साहब थे जो पहले एसटीएफ में थे। अब यही एसएसपी साहब 2 महीने पहले हट गए, अब ये फिर से एसटीएफ में है। और ये वो एसएसपी हैं जो योगी सरकार के आने के बाद यूपी में जब एनकाउंटर की झड़ी लगी तो इनके ऊपर भी है कि करीब 160 क्रिमिनल के एनकाउंटर किए थे इन्होंने। हालांकि उनमें से ज़्यादातर के पैर में गोली मारी थी और इनकी निगरानी में 160 एनकाउंटर हुए, 160 एनकाउंटर हुए। लेकिन इनके अपने इलाके में एक क्रिमिनल है जिस पर 150 मुकदमा दर्ज है, उसको खरोच तक नहीं आती। बिकरू गांव तक आते आते शायद उनका ये एनकाउंटर का ऑपरेशन ही दम तोड़ देता है और उसका कुछ नहीं होता। ये 2 चीज़ें हुई। अब आगे सुनिए। जिस तरीके से मायावती ने 2008 में डीजीपी उस वक्त जो थे उनसे कहा था कि आप लिस्ट बनाइए क्रिमिनल की, सेम काम 2019 में 2019 में योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा कि उन्हें हर जिला की गुंडों की लिस्ट चाहिए। ये 2019 का यूपी गवर्नमेंट का सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर है कि हर जिला पुलिस को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने ज़िले के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट बनाकर देनी है। हर ज़िले के टॉप 10 क्रिमिनल की। उसका पैमाना क्या है कि किस तरीके से आप टॉप 10 क्रिमिनल तय करेंगे। तो उसमें यह था कि शुरुआत ये होगी कि जिस भी क्रिमिनल के ऊपर 6 मुकदमे कम से कम हैं वो उस लिस्ट में आएगा, और जितना 6 से उसका ज़्यादा होता जाएगा उसी हिसाब से उसको रैंकिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो योगी आदित्यनाथ ने 2019 में ऑर्डर दिया कि टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट से, और हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को यह काम सौंपा गया। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम आए, लेकिन आप क्या यकीन करेंगे, अदालत में जो इंसाफ की देवी होती है उसकी तो आंखों पे पट्टी बंदी होती है। उसका मतलब दूसरा होता है। वो इसलिए बंदी होती है क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ताकि इंसाफ करते वक्त वो ये न देख सके कि सामने कौन है और भेदभाव ना कर सके। तो वो उसका मकसद वहाँ इसलिए है इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी बांधना। लेकिन कानून इतना अंधा हो सकता है, इसकी मिसाल ये है कि हर ज़िले के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट चाहिए मिनिमम, जिसके ऊपर 6 मुकदमा, वहाँ से शुरू करेंगे आप। पूरे यूपी से लिस्ट आ जाती है। 150 मुकदमा जिसके सर पर है उस विकास दुबे का नाम टॉप 10 के लिस्ट में नहीं है, भेजा ही नहीं गया। अब ये कौन सा रिश्ता निभाया पुलिस ने, ये आप हम सब बेहतरीन समझ सकते हैं। तो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रहा, कभी वो ज़िंदगी में टॉप 25 की लिस्ट में नहीं रहा, कभी वो ज़िंदगी में टॉप 50 की लिस्ट में नहीं रहा। लेकिन 8 पुलिस वालों की मौत होती है 2 जुलाई को, और अभी फ़िलहाल अब अचानक यूपी सरकार, यूपी पुलिस की तरफ से जारी होती है यूपी के 3 टॉप मोस्ट क्रिमिनल की लिस्ट। उनमें नंबर 3 पर विकास दुबे का नाम है। तो ये जब पुलिस, एसटीएफ, एसएसपी रैंक तक के लोगों की सॉफ्ट कॉर्नर हो किसी क्रिमिनल को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसका फलना फूलना कितना ज़्यादा हो सकता है। ये वही एसएसपी हैं जिनको लेटर लिखा था, जो इस 8 पुलिस वाले जिनकी मौत हुई उनमें से एक शामिल हैं देवेंद्र मिश्रा जी, जो सीओ, और उन्होंने कंप्लेंट की थी चौबेपुर थाने के, और उन्होंने कंप्लेंट एसएसपी के नाम पे की थी और कहा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो फ़र्ज़ है आला अफसरों का इस ओर ध्यान देना, लेकिन आला अफसर ने ध्यान नहीं दिया। और अब इस लेटर के मीडिया में आने के बाद पूरा यूपी पुलिस इस बात पे एकजुट हो गया है कि ऐसा कोई खत, ऐसा कोई लेटर उन्हें मिला ही नहीं। तो सवाल ये है कि लेटर अगर भेजना ही नहीं था एसएसपी या सीनियर अफसरों को, तो देवेंद्र मिश्र जी ने लिखा ही क्यों था? तो इसका मतलब अब सब लीपा पोती हो रही है। अब इस पे 2 चीज़ें और नहीं देखी।
एक खबर ये आई है कि जिस रात ये ऑपरेशन हो रहा था तो उसमें पुलिस टीम को एक और दिक्कत ये हुई कि जब ये पहुंचे बिकरू गांव, पहले तो जेसीबी मशीन से रास्ता रुका, उसके बाद अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में चूँकि जो वहाँ पे रहते हैं, जो विकास दुबे का घर है, उसके लोग हैं, उसे गलियाँ चौराहे सब पता है और वो देख रहा है क्योंकि उसी इलाके का। अब इस पुलिस फोर्स में कई आसपास के ज़िले की पुलिस को भी शामिल किया गया था ऑपरेशन में। अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ ही भी नहीं आया और उसी का फ़ायदा उठाकर ऊपर से गोलीबारी शुरू हो गई और नुकसान हो गया। खबर ये आई बाद में जांच में कि उस रात बिकरू गांव में लाइट न हो, इसके लिए चौबेपुर थाने से वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लाइनमैन को फ़ोन किया गया था और कहा गया था कि इतने बजे आपको बिजली काट देनी है। अब ये सारी जब बात आ गई तो उसके बाद ये हुआ कि अब जांच होगी, चूँकि ऑलरेडी सस्पेंड है वहाँ का चौबेपुर थाने का इंचार्ज। लेकिन अब लीपापोती यहाँ भी शुरू हो गई। पुलिस वालों ने कहा कि हाँ, जो सीनियर अफसर हैं, बिजली काट दी गई थी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसके लिए नहीं काटी गई थी कि पुलिस वालों को नुकसान हो, बल्कि इसलिए काटी गई थी ताकि ऑपरेशन अंधेरे में हो और जो जिनको पकड़ने के लिए गए उनको पता ना चले। अब इस दलील पे इसलिए कोई विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि इससे फ़ायदा उन लोगों को ज़्यादा हो रहा था, पुलिस टीम को कम, क्योंकि पुलिस टीम के लिए वो नई जगह थी, उन्हें मालूम नहीं था पूरा एरिया कैसे, उन्होंने पहले से रेकी भी नहीं की, सब कुछ अचानक हुआ। तो अब किस शख्स के बयान पे ये पुलिस बयान दे रही है? उस शख्स पे जो खुद इस वक्त शक के घेरे में है, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको एसटीएफ गिरफ्तार कर सकती है, वो चौबेपुर थाने का थाना अध्यक्ष दरोगा विनय कुमार तिवारी। उसके कहने पर पुलिस करेगी नहीं, उसने तो इसलिए बिजली कटवाई थी। जो शख्स मुखबिरी कर रहा है कि पुलिस टीम आ रही है ऑपरेशन के लिए, उस शख्स के आप इस बयान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन यूपी पुलिस उसके बयान को ही कह रही नहीं, यही सही है। तो जो खुद शक के घेरे में है, जो खुद गद्दार इस वक्त निकला है, उसको ये बयान को अब पुलिस डिफेंड कर रही है। पुलिस अब उससे एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी, लेकिन डर यही है क्योंकि एसटीएफ की भी आपको कहानी सुनाई। एसटीएफ में भी वही लोग हैं जो पुलिस में होते हैं, जो कभी ना कभी इधर उधर पोस्टेड रहे। तो क्या एसटीएफ इस दरोगा के ज़रिए और बाकी जो सीनियर अफसर हैं उन तमाम पुलिस वालों के नाम सामने लाएगी जो विकास दुबे के पेरोल पे थे, जो विकास दुबे के लिए काम करते थे, जो विकास दुबे के लिए मुखबिरी करते थे? और ऐसी लंबी लिस्ट है। तो इस जांच का अंजाम क्या होगा ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। तो पुलिस तलाश कर रही है, ढूंढ रही है, और एक तरफ एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है। वही एसटीएफ जिसके ऊपर भी ये है कि दुबे के हमदर्द उसमें बैठे हुए हैं। अब सिर्फ पर्दा इस पे गिरना है कि पुलिस इसे पकड़ती है, ये सरेंडर कर लेता है कामयाबी से, या एनकाउंटर होता है, जो कल भी मैंने आपसे कहा था। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक तरफ एक लॉबी ये कह रही है कि नहीं, हम इसे गिरफ्तार करेंगे ताकि इससे पूछताछ कर सकें और इसका जो नेक्सस है पॉलिटिक्स एंड पुलिस के बीच का, उसको पर्दाफाश कर सकें। ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है, इसलिए कि आज तक इतिहास में कभी भी किसी ऐसे क्रिमिनल को पकड़कर और कोई ऐसा नेक्सस भंडाफोड़ हुआ जिसमें आपने सुना बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, वो अंदर चले गए, पुलिस अफसर के बड़े बड़े नाम आए, वो अंदर चले गए, अभी तक तो हुआ नहीं है। ये हो जाए तो करिश्मा ही होगा, लेकिन उम्मीद कम है। तो फिलहाल 5 दिन बीत चुके हैं, तलाश जारी है, ढूंढा जा रहा है, देखिए कब मिलता है। ये थी विकास दुबे की पूरी अब तक की अपडेट और कहानी। इससे जुड़ी हुई हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी पूरी बहुत सारे रिपोर्टर्स की टीम भी लगी हुई फील्ड में, लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं पुलिस से, और जो भी जानकारी होगी आप तक देंगे। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपडेट ये है कि करीब 29 से 30 लोगों की पूछताछ हो चुकी है। संजय लीला भंसाली से कल पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, और पूछताछ में जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि वो उसके साथ फिल्म करना चाहते थे, वो उन्हें टैलेंटेड लगता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करीब से सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानते थे। कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाया करती थी और कभी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात होती थी, पर इधर काफ़ी दिनों से उनका संपर्क नहीं था। बाकी पुलिस की जांच चल रही है। विसरा की रिपोर्ट जो है शायद नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि आ जाए, तो उसके बाद क्या कुछ होता है वो सामने आएगा। तो एक तरफ सीबीआई की मांग भी अभी तक जारी है, क्योंकि सुसाइड का कोई मोटिव, सॉलिड रीज़न, बातें तो बहुत हैं हर तरफ, लेकिन एक सॉलिड रीज़न कोई नहीं है जिस पे हम आंख बंद करके यकीन कर सकें। तो उसके ऊपर भी नज़र है, उस केस पे भी जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। तो आज इतना ही, कल रात फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे
या तो इसी कहानी में अपडेट के साथ हो सकता है बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि ये मान के चलिए कि यूपी की एक बहुत बड़ी पुलिस टीम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक मिशन पर है, और वो है मिशन विकास दुबे। लेकिन उस मिशन में कितनी कामयाबी मिलती है ये तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है देर सवेर इसका भी द एंड होगा। तो आज इतना ही, कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।